हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th के अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो अकाउंट्स में मेनली टॉपिक वाइज और मार्क्स वाइज तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर आपके थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक टर्म्स में आने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके अकाउंटिंग के जो एवोल्यूशन के बारे में बता दूं, दैट इट इज़ बिलीव दैट द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज़ एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। द सीड्स ऑफ अकाउंटिंग वर मोस्ट लाइकली फर्स्ट शोन इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट अराउंड 4000 BC। तो बेबीलोनिया और इजिप्ट में भी माना जाता है कि अकाउंट्स 4000 BC में भी था। ग्रीस और रोमन में भी इसके ट्रेसेस मिलते हैं और इंडिया में भी इसका ट्रेस मिलता है थ्रू अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य चाणक्य जी ने लिखी है। और वो 23 सेंचुरीज अगो जो बुक लिखी गई थी, उससे पता चलता है कि अकाउंटिंग उस पीरियड में भी इंडिया में एग्जिस्टेंस में थी। और जो बेसिक जो रेवोल्यूशन जो अकाउंटिंग में आया वो 15th सेंचुरी में आया, और जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, जो कि आज तक यूज़ होता है और आज हम लोग इसी मेथड को यूज़ करते हैं। वो इन्वेंट की गई थी एक वेनिस के फिलोसोफर मैथमेटिशियन लूका पैसोली ने, जो कि बुक उन्होंने लिखी थी एक सुमे दे अर्थमेटिको, जो कि 1494 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो उसमें उस बुक में डेबिट और आज के जो टर्म्स यूज़ होते हैं डेबिट क्रेडिट, उनका जो है वो टर्म्स जो है एग्जिस्टेंस में आए और उन टर्म्स को पहली बार किसी ने मेंशन किया और किसी ने पढ़ा। तो 19th सेंचुरी तक तो ये किसी को पता नहीं था, लेकिन तो तब तक इंग्लैंड में और इंडिया में स्टेवर्डशिप अकाउंटिंग या मुनीम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो थी यूज़ की जाती थी। लेकिन जब सेकेंड फेज़ की जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई और लोगों को पता चला, तो उन्होंने जो है डबल एंट्री सिस्टम वो उनके रिकॉग्निशन में आया। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इसी सिस्टम को यूज़ करने लगी, और जो आज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, वो सब इसी दौरान इसी फेज़ में ये सब डेवलप हुई थी। इसके बाद जो है थर्ड फेज़ में जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेवलप किया गया है, जो कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट के जो डिसीजंस को उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसका जो इसे जो डेवलप किया गया है वो अराउंड 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया है। और इस समय जो लेटेस्ट जो फेज़ है, जो कि डेवलपिंग फेज़ में है, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो कि अभी तक तो पूरी तरीके से बोल नहीं सकते डेवलप हुआ है, और लास्ट फेज़ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अकाउंट जो है वो हमेशा एवोल्यूशन के साथ चलती आई है। लेकिन ये जो है लास्ट या लेटेस्ट फेज़ ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हैं करेंटली, अभी के लिए हम लोग। तो जो अकाउंट्स के जो अब टर्म्स में अगर आए, तो अकाउंट्स के जो टर्म्स को, बेसिक टर्म्स को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो सभी टर्म्स को एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। और फर्स्ट वाला जो है हमारा वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस that changes its financial position whenever any business transaction takes place. It results in a change in the value of some of the assets, liabilities or capital. फ्रेंड्स, कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिज़नेस के जो है फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, उसे हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन जब भी होता है बिज़नेस फर्म में, तो उसकी कुछ ना कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू होती हैं वो रिड्यूस या इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो बिज़नेस जो ट्रांजैक्शन है उसके कुछ चीफ फीचर्स भी हैं कि इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, और व्हेन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉयज़, और व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। इसका मतलब ओवरऑल फ्रेंड्स ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक होगी, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, वही जो है बिज़नेस ट्रांजैक्शन
ओरिजिनेट कर सकती हैं, वही जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनेट कर सकती हैं। और फॉर एग्जांपल एक्स परचेजेज ए गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड ए ट्रांजैक्शन। कोई अगर एक्स है, सपोज एक्स लिमिटेड या एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसका जो ओनर है वो एक्स है और वो अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट परचेज करता है, तो वो उसका जो है वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, दैट इज़ ए सोशल एंगेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड फीचर है जो इसका है, ट्रांजैक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। External transactions are those which involve economic activities between two independent business activities, such as purchase or sale of goods. Internal transactions are those economic activities that take place entirely within one business entity, such as depreciation charged on fixed assets. तो एक्सटर्नल जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो होते हैं जो दो बिजनेस एंटरप्राइज के बिटवीन, जो दो बिजनेस एंटरप्राइजेस के बीच में होते हैं और जिसमें परचेज और सेल ऑफ गुड्स आते हैं, जिसमें दो अलग अलग एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व होते हैं, उसे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। लेकिन इंटरनल वो होता है जो कि एक ही बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर टेक प्लेस होता है, जैसे किसी असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना या किसी अपने एम्प्लॉय को अपने कंपनी के एम्प्लॉय, अपने फर्म के एम्प्लॉय को अगर सैलरी देना, वो सब इंटरनल जो है बिजनेस इंटरनल ट्रांजैक्शंस में आता है। नाउ थर्ड इज इट रिजल्ट्स in a change in the financial position of the firm, a change in value of some assets or liabilities or capital. So friends, जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही इन्वॉल्व करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन, वो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी टेक प्लेस होगी तो फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी चेंज होगी और उससे जो होगा फर्म के जो एसेट और लाइबिलिटीज़ में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। Fourth and the last one is the change must be capable of being expressed in terms of money, loss of goods by fire or due to customers' inability to pay our transactions, because the losses can be measured in terms of money. तो फ्रेंड्स, जब ये जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही इन्वॉल्व करता है और उसके जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होने से जो फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये भी इसका एक फ़ीचर है कि जो ट्रांजैक्शन जब बिज़नेस की जो पोजीशन चेंज होगी तो वो जो चेंज होगा वो भी मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है फर्म को, वो भी जो है मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाना चाहिए। जैसे कि कोई गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या किसी गुड्स का लॉस हो जाता है बाय फायर और समथिंग ड्यू टू कस्टमर्स इनएबिलिटी, तो वो भी जो है एक तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि जो लॉस है वो मनी के टर्म्स में मेज़र किया जा सकता है। However, when an efficient manager retire and the loss to business firms may be quite large, but since it cannot be measured in terms of money, it will not be a business transaction. तो जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्म के लिए, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, जो उसका जो आउटकम है वो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं कहला सकती, चाहे वो जितनी ही इम्पॉर्टेंट हो। जैसे कि अगर यहाँ पे तो मैनेजर का एग्जांपल दिया हुआ है कि मैनेजर रिटायर हो जाता है, जैसे आपके दो डिपार्टमेंट्स के जो आपके हेड्स हैं उनके बीच में अगर कोई छोटा सा डिस्प्यूट हो जाता है, छोटा सा उनके बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, वो भी आपके जो है परफॉर्मेंस, फर्म के जो परफॉर्मेंस को है अफेक्ट कर सकता है, फर्म के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन वो जो झगड़ा है, वो जो डिस्प्यूट है वो मनी के फॉर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं कहला सकता। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको पहला वाला टर्म तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं और उसके फीचर्स क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इवेंट। एन इवेंट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। For example, Sachin starts a business with a capital of 5 lakh. He purchases goods for 4 lakh for cash and sells 3/4 of these goods for 3,80,000. He also pays 20,000 as rent of the godown.
तो फ्रेंड्स इवेंट जो है वो बेसिकली क्या है, वो आपका जो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करते हैं उसका रिजल्ट होता है इवेंट। तो कोई इवेंट अकाउंट में जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन जो आपका हुआ है उससे फर्म को क्या इफेक्ट पड़ा है, वही इवेंट होता है। अब इसको अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को जो है इन्होंने कंबाइंडली जो है इन्होंने एक्सप्रेस किया है। कंबाइंड फॉर्म है इसका। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख इन बिजनेस, परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर 4 लाख, मेकिंग कैश सेल्स ऑफ 3,80,000 एंड पेमेंट ऑफ गो डाउन रेंट 20,000। तो ये तो ट्रांजैक्शंस हो गए हमारे ये चारों। और ये जो हमारे इवेंट्स हैं, प्रॉफिट ऑफ 60,000, जब इन्होंने प्रॉफिट निकाला, जो सेल्स है वो 3,80,000 की है, और परचेजेस के उसका अगर एस्पेक्ट निकाला जाए, परचेजेस 3/4 ऑफ गुड्स का, तो परचेजेस निकाला जाए तो वो हमारा 4 लाख, तो वो हमारा आएगा 3 लाख, क्योंकि इन्होंने जो सेल किया है गुड वो 3/4 ही किया है। तो हम इसलिए जो हमारा परचेजेस है वो भी परचेजेस का अमाउंट है वो भी 3/4 का निकलेगा। और उसमें गो डाउन रेंट अगर इन्होंने ऐड कर दिया तो वो हो गया 3,20,000, और इसमें देखें तो हम लोग का 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट जो है हमारा एक इवेंट हुआ। इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, नीचे के एग्जाम्पल दिया है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स थर्ड वाले पे आते हैं, दैट इज़ वाउचर। A voucher is a document which provides authorization to pay on the basis of which business transactions are first of all recorded in the books of account। तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो हमें ऑथराइजेशन देता है किसी को पे करने का, जिसके बेसिस पे ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है टेक प्लेस हुआ है। और ये जो वाउचर है ये हम लोग के बिज़नेस के काम आता है। वो हम लोग को ये स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो अकाउंट है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो बेसिकली ये एक जो डॉक्यूमेंट है वो हमको ये ऑथराइजेशन देता है कि हमें किसी को अमाउंट पे करना है जो हमारे बिज़नेस ट्रांजैक्शन से टेक प्लेस हुआ है, जो हमारे इवेंट अकर होने के बाद हमें जो है ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका जो इवेंट रिजल्ट जो उसका कॉन्सिक्वेंस आया है, हम लोग को जो है उसे एज ए रिज़ल्ट जो है हम लोग पे करना है या उसे रिसीव करना है, और फिर हम लोग को क्या है उसे अकाउंट में डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो वाउचर जो है सभी कंपनीज़ की जो और अकाउंट अलग अलग होते हैं, और ये अकाउंटेंट जो इसे प्रिपेयर करते हैं, और उसमें जो है उनके ऑथराइज्ड पर्सन्स के सिग्नेचर होने चाहिए। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, दैट इज़ कैपिटल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल, इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस enterprise. It is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. As such, in order to calculate the amount of capital, all current assets and fixed assets are added up and external liabilities are deducted out. तो फ्रेंड्स कैपिटल जो है वो एक प्रोपराइटर जो है, जो हमारे बिज़नेस का ओनर है, वो जो है कैपिटल लेके आता है एंटरप्राइज़ में। वो एक अमाउंट लेके आता है एंटरप्राइज़ में जो ऐसे उसका एक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो अमाउंट जो है बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, जिससे कि फर्म जो है अपने जो बेसिक नीड्स है उससे पूरा करते हैं। जो गुड्स होते हैं, असेट्स होते हैं, वो सब परचेज़ करते हैं। तो कैपिटल एक तरह से हमारे लिए ओनर्स इक्विटी होती है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, या आपको रिमेंबर करना है कि ये कैपिटल हमारे लिए ओनर्स इक्विटी होती है। और ये कैपिटल जो है ओनर जो है बेसिकली अमाउंट जो बिज़नेस में लेके आता है उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब फ्रेंड्स कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, दैट कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो असेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, ये तो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल जो है हम लोग को जब कैपिटल निकालना होता है तो वो उसका फॉर्मूला बेसिकली हम लोग को यही मेथड यूज़ करना होता है। और इसी मेथड से हम लोग या तो असेट के फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, बिकॉज असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। ओके फ्रेंड्स, जो कैपिटल है वो हमारा वो असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ है, और असेट है जो हमारा है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब
नेक्स्ट वाले पे आते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा है असेट्स। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म: कैश ₹20,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 1 लाख एंड डेटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 30,000। इन दिस केस कैपिटल विल बी, कैपिटल जो होगा हमारा, कैश हमारा जो है क्या है, कैश हमारा असेट है, करंट असेट, मशीनरी हमारी एक असेट है, स्टॉक असेट है, डेटर्स असेट है, और जो क्रेडिटर्स है वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है। तो जब सबको ऐड किया और सब्ट्रैक्ट और फिर इन सब एसेट्स को ऐड कर दिया और क्रेडिटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा जो अमाउंट आया वो आया 1,80,000। तो ये हमारी जो है कैपिटल है। हम लोग ने कैपिटल को कैसे डिराइव किया, वो इस फॉर्मूले से हम लोग ने डिराइव किया। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जो कि है एसेट। एनीथिंग विच इज़ इन द पोजेशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन असेट। तो फ्रेंड्स असेट जो है बहुत ही पॉपुलर टर्म है किसी कॉमर्स या अकाउंट्स का। जो एनीथिंग विच इज़ पोजेशन, जो हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी है, जो हमारी कंपनी पोजेस करती है, फर्म हमारी पोजेस करती है, उसे जो है हम लोग असेट कहते हैं। और असेट में वो भी अकाउंट्स आते हैं जो कि हमें बाहर से रिसीवेबल होते हैं, जो जिनका हमारा जो ऐसे लोग होते हैं या ऐसी बिल्स होते हैं जो हमें बाहर से हमको मिलना होता है, जिनका अमाउंट हमें मिलना होता है, अभी तक हम लोग को उसका अमाउंट मिला नहीं है, तो वो भी जो होती हैं हमारी असेट्स होती हैं। और कैश और बैंक बैलेंस भी जो होती हैं हमारी असेट होती हैं। और ये फिर असेट के भी बहुत से पार्ट होते हैं, दैट इज़ करेंट असेट एंड फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट। ये मैं आप लोग का भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये असेट्स के जो हैं थोड़े फीचर्स डिस्कस कर ले। द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, वो जो असेट्स होती हैं वो वैल्यूएबल होने चाहिए, वो कंपनी के लिए उनका कोई वैल्यू होना चाहिए, तभी वो असेट्स हो सकती हैं। जब उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा तो वो असेट कैसे हो सकती हैं, वो प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। प्रॉपर्टीज़ का जैसे वैल्यू होता है वैसे असेट्स का भी वैल्यू होना चाहिए। इट मस्ट बी ओन बाय बिजनेस, असेट जो है अपनी तभी हो सकती है जब वो हम लोग ओन करें। अगर हम लोग के पास कोई पेन है तो हम लोग उसे अपना नहीं कह सकते जब तक वो हमारा नहीं होगा, या हम लोग ने उसे कहीं से एक्वायर नहीं किया हो, तो वो इट मीन्स दैट मस्ट बी ओन्ड बाय बिजनेस। रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, और जो असेट है वो हम लोग को कहीं से हम लोग ने परचेज़ किया हो, तभी वो जो है हमारा असेट बन सकता है। हम लोग ने अगर वो रिसोर्स को या उस आइटम को अगर हम लोग ने परचेज़ नहीं किया है, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर कर या पे कर हम लोग ने अगर उसे एक्वायर नहीं किया है, तो वो हमारी असेट नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स ये तो फीचर्स हैं कुछ। ये अगर आपको असेट की डेफिनेशन असेट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसके फीचर्स भी आप लोग को समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो असेट्स जो होती हैं उसके भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, उसके बहुत से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है फिक्स्ड असेट। Fixed assets refer to those assets which are held for continuous use in business for the purpose of producing goods and services and are not meant for sale. For example, fixed assets are long-term asset, land and building, plant and machinery, computer, motor vehicles, furniture, etc. तो फिक्स असेट वो होते हैं, नाम ही से फिक्स्ड पता चलता है कि वो बिज़नेस में एक बार जो फिक्स हो जाते हैं, एक बार जो परचेज़ कर लिए जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं। और उनका जो पर्पस होता है वो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज को रेंडर करने के लिए यूज़ होता है। वो जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एक बार कंपनी में ब्लॉक हो जाते हैं और आर नॉट मेंट फॉर सेल। तो असेट एक बार अगर आप परचेज़ कर लेते हैं तो उसे बार बार आप सेल नहीं करते, उसे बार बार आप बेचते नहीं हैं। एक बार अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी या एक बार आपने बिल्डिंग परचेज़ कर ली, तो ये नहीं कि वो हर ईयर या आप कह सकते हैं हर 6 मंथ या 3 मंथ पे आप उसे सेल करते रहेंगे। वो होती लॉन्ग टर्म के लिए आपके बिजनेस में जो होती है ब्लॉक हो जाती है, वो परमानेंटली फिक्स हो जाती है और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही उसका रीसेल होता है।
अब फिक्स्ड असेट्स की भी जो फ्रेंड्स बहुत से टाइप होते हैं, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। तो पहले हम लोग टेंजिबल असेट्स पे आ जाते हैं। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन and touched. In other words, which have a physical existence, such as land and building, plant and machinery, computer, motor vehicles, furniture, stock, cash, etc. तो टेंजिबल असेट्स जो होती हैं हमारी, वो असेट्स होती हैं जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, उन्हें टच कर सकते हैं, और तो उनका जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो टेंजिबल असेट्स वही मानी जाती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे हम ह्यूमन आई देख सकता है और ह्यूमन आई देख सकती है, उसे टच कर सकती है। दैट कैन बी टेंजिबल असेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हमारी जो है टेंजिबल असेट्स हैं। एज नाम से ही टेंजिबल सजेस्ट होता है कि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इनटेंजिबल असेट्स। अब नाम से ये इंटेंजिबल है, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि दोज असेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दस कैन नॉट बी सीन और फेल्ट। सीन, फेल्ट और यहाँ पे एक और वर्ड होना चाहिए, टच्ड। देखिए फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई होता नहीं है, तो ना आप उसे देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। और इन असेट्स का एग्जांपल क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने कोई एक्सपेंस है उसे पहले से ही पे कर दिया होगा। अगर नेक्स्ट ईयर का आपने अगर कोई इंश्योरेंस है और वो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट है वो आपने पहले से ही पे कर दिया हो, या नेक्स्ट ईयर की कोई सैलरी है जो एम्प्लॉय की वो आपने पहले से ही पे करके रखी हो, वो हमारी जो होती प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस में आती है, और इसीलिए वो जो होती है इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। अब जो गुडविल है, पेटेंट है, ये सब भी हमारी जो है एक तरह के इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। लेकिन इंटेंजिबल का होने का मतलब ये नहीं कि वो वैल्यूएबल नहीं होती है। दीज असेट्स आर ऑल्सो वैल्यूएबल असेट। तो इंटेंजिबल असेट हो सकती हैं, वो दिखे ना, उन्हें आप देख नहीं सके, उन्हें टच नहीं कर सकते, पर उनका एक वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, जो कि हेल्प करती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो गुडविल है वो बिजनेसमैन को ये उसके जो आउटर वर्ल्ड में उसके फर्म की क्या इमेज है, ये हेल्प करने में बिजनेसमैन की हेल्प करती है, ये एसेस करने में बिजनेसमैन की हेल्प करती है। देयरफॉर इंटेंजिबल एसेट्स हेल्प द फर्म इन अर्निंग प्रॉफिट्स एज मच एज टेंजिबल एसेट्स। हेंस बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आर वैल्यूएबल एसेट्स। दोनों जो है वैल्यूएबल एसेट्स होती हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स का जो बेनिफिट है, जो वैल्यू है, वो जो होते हैं बेनिफिट और फैसिलिटी, जो सर्विस वो प्रोवाइड करती हैं, जो लॉन्ग टर्म वो ड्यूरेशन प्रोवाइड करती है, उससे उनकी वैल्यू का एसेस किया जा सकता है। तो ये तो फ्रेंड्स फिक्स एसेट्स हो गया। अब आते हैं करंट एसेट पर। तो करंट एसेट जो है आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो करंट एसेट, नाम से ही करंट, इसका मतलब जो है लेटेस्ट जो होता है ये एक तरह का सर्कुलेटिंग एसेट होता है, जो कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, ये जो है ईजिली आप इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, और ये इसे बार बार सेल करते हैं। फिक्स्ड एसेट में क्या था फ्रेंड्स, हम लोग उसे एक बार एक्वायर कर लेते थे तो सेल नहीं करते थे। लेकिन करंट एसेट में जो है हम लोग जो होते हैं वो रिसेंटली जो है रैपिडली वो चेंज होता रहता है, उससे सेल होता रहता है, और उससे जो है कैश जो है उसका कन्वर्जन जो किस में होता है, लास्ट में उसका कन्वर्जन वो कैश के फॉर्म में ही होता है। ये जो है एक तरह के शॉर्ट लिव या एक्टिव एसेट इन सबको कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स are expected to be converted into cash within a reasonable short period. Stock is continuously sold and bills receivable are converted into cash. तो ये जो है बहुत रैपिडली कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं, और जैसे स्टॉक भी होता है वो सोल्ड होने के लिए ही उसे जो क्रिएट किया जाता है स्टॉक को या परचेज किया जाता है, वो सेल के लिए ही परचेज किया जाता है। एंड बिल्स रिसीवेबल आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश। जो बिल्स जो होते हैं, जो हम लोग रिसीव करते हैं, जो हमें दूसरे से रिसीवेबल होते हैं, उन्हें भी जो है फ्रीक्वेंटली कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो है डेफिनेशन है कि करंट असेट्स include cash and other assets or resources commonly identified as those which are reasonably expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of. So friends,
इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि करंट एसेट में कैश और वैसे एसेट्स आते हैं जिनको रैपिडली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका जो वैल्यू है वो उन्हें कैश के फॉर्म में रियलाइज़ कर सकते हैं, और उसका जो कंजम्पशन है वो हम लोग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब 1 ईयर से पहले हम लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो हमारा नेवर बी रियलाइज्ड इन कैश, वो हमारा कभी भी जो है कैश में रियलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो हम लोग ने उस एक्सपेंस का जो है हम लोग ने चार्ज जो है हम लोग ने पहले से पे कर दिया है, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो हमारा कभी भी कैश के फॉर्म में रियलाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन कैश के फॉर्म में रियलाइज़ नहीं हो सकता, लेकिन वो भी एक फर्स्ट 1 ईयर के अंदर जो है ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो है उसका बेनिफिट हम लोग को मिल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स वो जो है हमारा करंट एसेट में ही कैटेगराइज होता है। सो फ्रेंड्स हम लोग करंट एसेट को फ्लोटिंग एसेट या सर्कुलेटिंग एसेट भी कह सकते हैं, एज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सच एसेट्स कीप changing continuously. For example, a businessman purchases goods for cash and these goods are sold to X on credit. X becomes our debtor and it means that the stock has been converted into debtors. Again, if a bill receivable is received from X, it means that the debtors are converted into bills receivable, and after some time bills receivable will be converted into cash. It shows that all current assets are finally converted into cash. तो फ्रेंड्स इनने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जैसे बिजनेसमैन है, कोई एक्स है, हमने उसे गुड्स जो है उसने हम लोग से गुड्स जो है परचेज़ की, लेकिन कैश के तौर पे नहीं, उन्होंने जो है क्रेडिट पे परचेज़ की, यानी उधार पे उन्होंने हमसे गुड्स परचेज़ की, तो एक्स जो है हमारे डेटर्स बन गए। उसके बाद जो है हमारा जो स्टॉक था, जो हमारा गुड्स था, वो हमारा स्टॉक होता है, वो जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, डेटर्स में, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो डेटर्स में चला गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से जो डेटर्स हैं उसने जो एक्स है उसने हम लोग को कि बिल दे दिया, बिल वो हो गया बिल रिसीवेबल, जो कि बताता है, मतलब ये फिर से ये शो हुआ कि डेटर्स जो है वो बिल्स रिसीवेबल में चेंज हो गया, एंड आफ्टर सम टाइम दैट बिल्स रिसीवेबल विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब अल्टीमेटली वो जो बिल रिसीवेबल है वो थोड़े टाइम के बाद तो कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इट शोज दैट ऑल करंट असेट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू कैश। उसके बाद हम लोग को ये बताया गया है कि हम लोग को करंट एसेट को जो है उसे बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, दैट इज़ वी हैव टू शो इन द लिक्विडिटी ऑर्डर. It means that those assets which are most difficult to be converted into cash are written at last. For following are current assets in order of liquidity: cash in hand, cash at bank, bills receivable, short term investment, debtors, stock and prepaid expenses. तो फ्रेंड्स आप जब भी बैलेंस शीट आप जब देखेंगे और उसे जब मतलब उसका क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इस ऑर्डर को आप डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे आप पहचान सकते हैं कि देखिएगा इसी ऑर्डर में जो होगा बैलेंस शीट हम लोग का बना होगा कि सबसे पहले हम लोग के कैश इन हैंड आएंगे, फिर कैश एट बैंक, फिर बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा लास्ट में क्यों आया फ्रेंड्स, क्योंकि वो कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो है एक्सपेंस जो है हम लोग ने पहले से कोई एक्सपेंस का जो है हम लोग ने चार्ज जो है पहले से हम लोग ने पे करके रखा है, तो उससे हम लोग को कैश तो रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन उससे हम लोग को जो है बेनिफिट आगे मिल सकता है। फ्रेंड्स एक बात और नोट करने वाली है कि जो ऊपर जो एसेट्स दिए हुए हैं जो मैंने अभी पढ़े, अगर उनमें से स्टॉक और इन्वेस्टमेंट हम लोग को बैलेंस शीट में शो करना है तो उसे हम लोग को शो करना पड़ेगा कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस्ट। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की हम लोग को वो वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी, कॉस्ट या रियलाइजेबल होता है फ्रेंड्स मार्केट वैल्यू, और जो होती कॉस्ट वैल्यू जिसमें हम लोग ने उस एसेट को जो है एक्वायर की थी। तो इसका मतलब वो हो गया उसका एक हिस्टोरिकल कॉस्ट, और ये जो हो गया इसका मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम लोग को उसे चूज़ करना है जो कि लेस हो, चाहे वो मार्केट वैल्यू हो या हिस्टोरिकल कॉस्ट हो। Bills receivable and debtors are shown at the estimated realizable values and the cash in hand and cash at bank are shown at the actual figure. जो बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स हैं उसे हम लोग को मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू में जो उसे हम लोग जो इस वक्त रियलाइज़ कर सकते हैं उससे उस वैल्यू में शो किया जाता है, और कैश इन हैंड कैश आउट बैंक जो है वो तो हमेशा एक्चुअल वैल्यू में ही शो होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं लिक्विड एसेट्स पर। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स
which are in either form of cash or can be quickly converted into cash, such as cash, bills receivable, short-term investment, debtors, accrued income. In other words, if prepaid expenses are and closing stocks are excluded from current asset, the balance will be liquid asset. तो फ्रेंड्स इसका मतलब भी वही है जो करंट असेट में था, बस इसमें जो डिफरेंस ये है कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है और क्लोजिंग स्टॉक है उन्हें अगर हम लोग करंट असेट्स से जो है हटा दे तो वो हमारा जो है लिक्विड असेट्स बन जाता है, क्योंकि उनका भी जो होते हैं उन्हें कैश में ईजिली कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हमारे वेस्टिंग असेट्स पर। वेस्टिंग असेट्स आर दोज असेट्स विच आर कंज्यूम्ड थ्रू बीइंग वर्कड और यूज्ड सच एज माइंस। As soon as the minerals have been extracted, the mine becomes valueless. Oil wells have same characteristics. Wasting assets also include assets which get exhausted with the lapse of time, such as patents, trademark, leasehold properties. तो फ्रेंड्स ये एसेट्स उसी एसेट्स मतलब ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे ऑयल वेल्स और हमारी माइंस होती हैं। एक बार उनमें से जो होता है सारा जो रिसोर्स होता है एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, वो किसी काम की नहीं बचती। इसी तरह जो है इन एसेट्स से भी जो होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है, इनका जो बेनिफिट इनसे जो रिसीवेबल होता है वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रिसीवेबल होता है। उसके बाद जैसे ही इनके जो यूजेज होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे ही इनका जो वैल्यू जो होती है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेस हो जाती है, वैल्यूलेस हो जाते हैं ये, तो ये किसी काम की नहीं रहती, इसलिए इन्हें वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स आप ये नोटिस कर सकते होंगे कि जो वेस्टिंग एसेट्स हैं उसमें मेनली जो है इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं आते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं एक तरह से मेनली 99% आप उसमें वेस्टिंग एसेट में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट एसेट जो है हमारा फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. Such assets include debit balance of P&L account and the expenditure not yet written off, such as advertising expenses etc. तो इन एसेट्स ये एसेट्स जो होते हैं इनको कैश में रियलाइज़ नहीं किया जा सकता। इनका जो बेसिक पर्पस इन्हें एसेट्स साइड में लिखा जाता है या इन्हें एसेट कंसीडर किया जाता है वो ये है कि इनको बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसीलिए इन्हें एज ए एसेट लिखा जाता है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट जो होता है हमारा बेसिकली जो होता है एक तरह का फर्म या कह सकते हैं एंटिटी के लिए, बिजनेस एंटिटी के लिए एक लॉस होता है। और ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होता है ये हम लोग जो होता है एडवर्टाइजिंग के जो हम लोग के एक्सपेंसेस होते हैं वो जो हम लोग इस ईयर में पे कर चुके होते हैं, लेकिन हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो उसका बेनिफिट जो है हमें मिलता रहता है, पर लेकिन उसकी जो है फुल वैल्यू जो है अभी तक फुल वैल्यू जो है हम लोग ने अभी तक यूटिलाइज़ नहीं की होती है। तो इस तरह का ये एक्सपेंडिचर होता है जो कि असेट तो नहीं होता है, लेकिन उसे असेट इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि उन्हें P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसलिए उन्हें एसेट की तरह लिखा जाता है, एसेट कंसिडर किया जाता है। सो फ्रेंड्स अब आज के लिए इतना ही। मुझे ये आशा है कि आप लोग को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के फर्स्ट 5 टर्म्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जो असेट्स हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है पूरी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट इस वीडियो का जो नेक्स्ट सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जो है मैं फर्दर जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के जो टर्म्स है उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।